Hello students, I welcome you all to a brand new civics class, and this time we are going to do chapter 1 of civics of CBSE NCERT class 10th, that is power sharing. तो देखते हैं सबसे पहले बच्चे कि कौन कौन से टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं जब आप पावर शेयरिंग की प्रिपरेशन करेंगे फॉर योर एग्जाम। सो इट्स अ क्विक ग्लांस, लेट्स सी। फर्स्ट इज व्हाट इज पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग क्या होता है। सेकेंड इज पावर शेयरिंग इन श्रीलंका एंड बेल्जियम। थर्ड, नीड ऑफ पावर शेयरिंग। फोर्थ, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फिफ्थ, हॉरिजॉन्टल डिविजन ऑफ पावर्स। सिक्स्थ, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। Seventh, power sharing among different social groups. Eighth, power sharing among political parties. And last one, that is ninth topic, is coalition government. Let's get started. सबसे पहले बच्चे हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग होता क्या है। पावर का मतलब क्या होता है? ताकत, और शेयर का मतलब है बांटना। तो एक कंट्री के अंदर पावर जो है वो किस तरह से बांटी जाती है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, वो हम इसमें देखेंगे। Power sharing is the distribution of power among the organs of government like legislature, executive and judiciary। तो क्या कह रहे हैं, एक कंट्री के अंदर पावर किस तरह से डिवाइडेड, एक कंट्री के अंदर पावर किस तरह से उसके ऑर्गन्स में डिवाइडेड होती है। पावर डिवाइडेड होती है लेजिस्लेचर में। लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है बच्चे, जो आपकी पार्लियामेंट है उसमें आपका प्रेसिडेंट प्लस आपकी जो दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वो मिलके क्या बनाते हैं, लेजिस्लेचर। तो आपकी कंट्री में कुछ पावर्स लेजिस्लेचर को दी जाती हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव को दी जाती हैं। आपकी कंट्री में एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं बच्चे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जो आपका कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होता है। कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स मतलब एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर, ये सब आपके होते हैं एग्जीक्यूटिव्स। एंड थर्ड वन इज जुडिशरी बच्चे। जुडिशरी का मतलब क्या होता है, आपका लॉ, आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो एक कंट्री में पावर किन किन चीजों में शेयर होती है, सबसे पहले लेजिस्लेचर यानी लोकसभा, राज्यसभा एंड पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। सेकेंड आपके एग्जीक्यूटिव जिसमें आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और आपका जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स आता है। एंड थर्ड इज जुडिशरी यानी आपके जितने भी लॉ फर्म्स हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, बिसाइड पावर शेयरिंग ऑल्सो इंक्लूड शेयरिंग एट डिफरेंट लेवल्स। सिर्फ डिफरेंट ऑर्गन्स में ही पावर शेयर नहीं होती, पावर शेयरिंग में डिफरेंट लेवल्स पे भी होती है। लेवल्स पे किस तरह से होती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल लेवल गवर्नमेंट। आप अपनी कंट्री में ही देखिए, इंडिया में एक सरकार हमारी होती है सेंटर की सरकार, जो हमारे यहाँ दिल्ली से रन होती है। एक स्टेट गवर्नमेंट होती है जो हरियाणा की अलग होगी, पंजाब की अलग, और एक होती है लोकल लेवल गवर्नमेंट बच्चे, जैसे आपकी म्युनिसिपैलिटीज हो गई शहरों में और गांवों में हो गए आपकी पंचायत। तो इनमें भी पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पावर शेयरिंग एक कंट्री में किस तरह से होती है, ये इसका ओवरव्यू है, किन किन लेवल्स पे और किन किन ऑर्गन्स में पावर शेयर की जाती है। नेक्स्ट हम दो एग्जाम्पल लेंगे अलग अलग कंट्रीज का कि उन्होंने किस तरह से पावर शेयरिंग की। हम दो एग्जाम्पल ले रहे हैं, फर्स्ट वन इज श्रीलंका एंड सेकेंड इज बेल्जियम। हम इन दोनों के एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं कि अपनी कंट्री को रन करने के लिए इसने दो अलग अलग अप्रोचेस पावर शेयरिंग की यूज की, और देखते हैं कि उसका क्या आउटकम हुआ इनकी कंट्री में। लेट्स स्टार्ट। बेल्जियम एंड श्रीलंका शोकेस डिफरेंट अप्रोच टू पावर शेयरिंग। The nature of various conflicts in the countries which rose out of language diversity and how they dealt with it। इसका मतलब क्या है कि बेल्जियम और श्रीलंका ने दो अलग अलग पावर शेयरिंग की अप्रोचेस इस्तेमाल की। यानी बेल्जियम और श्रीलंका में जिस तरह से सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पे पावर्स बटी हुई थी, या जिस तरह उनके जो ऑर्गन्स थे, चाहे उनका लॉ हो या उनका लेजिस्लेचर हो या उनके एग्जीक्यूटिव्स हो, उनमें जो पावर बटी हुई थी, उनकी उन्होंने दो अलग अलग स्टाइल्स यूज किए अपनी गवर्नमेंट में बच्चे। और ये जो स्टाइल है उनको क्यों यूज करना पड़ा, क्यों पावर शेयरिंग करनी पड़ी, क्योंकि कंट्री में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे। कन्फ्लिक्ट क्यों हो रहे थे, क्योंकि एक कंट्री में डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं। अब आप इंडिया में देखिए ना, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते हैं। कोई तमिल बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई
मराठी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है। तो जो डिफरेंट इन कंट्रीज में लैंग्वेज थी लोगों की, उसकी वजह से बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स होने लगे। एक दूसरे से लोग कोऑपरेट नहीं करना चाहते थे। तो उससे डील करने के लिए इन्होंने क्या किया, पावर शेयरिंग। दो तरह की अप्रोचेस यूज की गई बच्चे। श्रीलंका ने यूज किया मेजॉरिटिनिज्म एंड बेल्जियम ने यूज किया अकोमोडेशन। तो दोनों में क्या फर्क है हम देखेंगे। लेट्स सी मेजॉरिटेरियनिज्म फर्स्ट। A belief that majority community should be able to rule a country in whichever way it by disregarding the wants, wishes and needs of minority। तो ये अप्रोच जो श्रीलंका ने अडॉप्ट की, जो मेजॉरिटी की अप्रोच थी, ये क्या कहती थी? मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? किसी का बहुत ज्यादा तादाद में होना बच्चे। मेजॉरिटी में होना मतलब बल्क में होना। ये अप्रोच कहती थी कि सिंपल सा फंडा है, जो एक कंट्री में ज्यादा तादाद में कम्युनिटी है, आप सारी पावर्स उसी को दे दो, उसी का रूल चलेगा, उसी के हिसाब से लॉज बनेंगे, और इसमें चाहे माइनॉरिटीज का नुकसान हो, चाहे उनके इंटरेस्ट का कोई ध्यान ना रखा जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अप्रोच किसने फॉलो की? श्रीलंका ने। अगर आप इंडिया का एग्जाम्पल लें तो इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन हिंदूज की है बच्चे, लेकिन हमारी कंट्री का फिर भी कोई धर्म नहीं है। पाकिस्तान का कंपैरिजन है तो पाकिस्तान में मैक्सिमम मुस्लिम है, तो उनकी कंट्री का रिलीजन क्या है? इस्लाम उनका रिलीजन है। लेकिन इंडिया का हिंदुइज्म रिलीजन नहीं है, क्योंकि हम इस अप्रोच को नहीं मानते कि मेजॉरिटी को ही सारी पावर होनी चाहिए। लेकिन श्रीलंका ने इस अप्रोच को माना। उन्होंने कहा कि जो मेजॉरिटी में कम्युनिटी है उसी के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होंगे, पावर सारी किसके पास होगी? मेजॉरिटी के पास। अब देखते हैं श्रीलंका में कौन कौन सी कम्युनिटीज थी और उनमें से कौन सी कम्युनिटी मेजॉरिटी में थी। तो श्रीलंका में पहली कम्युनिटी थी तमिल नेटिव्स और श्रीलंकन तमिल्स। ऐसे तमिल्स जो श्रीलंका में रहते हैं। इंडिया में भी तमिल पीपल होते हैं और कुछ श्रीलंका में भी हैं। कितने परसेंट ऐसे लोग थे बच्चे? 13%। रेस्ट हुज forefathers had come from India as plantation workers, Indian Tamils। ठीक है, सबसे पहले तो क्या थे? श्रीलंकन तमिल थे जो थे 13%। उसके अलावा कौन थे तमिल्स थे? जो इंडिया से गए हुए थे। तो एक तो वो जो श्रीलंका में ही रहते थे शुरू से, वो कौन से थे? 13%। उसके अलावा ऐसे तमिल जो रिफ्यूजी थे, जो इंडिया से जिनके एंसेस्टर्स तमिल गए हुए थे श्रीलंका में। नेक्स्ट जिसको मैंने रेड किया है बच्चे, ये वहां की मेजॉरिटी कम्युनिटी है, सिन्हालास, और इनका रिलीजन होता था बुद्धिज्म। ये थे 74%, इनकी मेजॉरिटी थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस जब टाइम था 1948 का, तो सिन्हालास जो बुद्धिस्ट थी कम्युनिटीज थी, इनकी मेजॉरिटी थी श्रीलंका में। ये थे 74%। आप अंदाजा लगा सकते हैं तमिल नेटिव्स कितने थे? 13%, और सिन्हालास कितने थे? 74%। इसके अलावा तमिल हिंदूज और मुस्लिम्स थे या क्रिश्चियंस, तीनों को मिलाकर हम लगा सकते हैं कि 7% जो थी बाकी की पॉपुलेशन थी। तमिल हिंदूज, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस, ये कितने थे? 7%। लेकिन मेजॉरिटी में कौन थे? सिन्हालास, और उनका रिलीजन क्या था? बुद्धिज्म। तो ये तो कम्युनिटीज थी जो श्रीलंका में उस टाइम पर प्रेजेंट थी ड्यूरिंग 1948। अब देखते हैं श्रीलंका ने कैसे मेजॉरिटिज्म की अप्रोच को फॉलो किया। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1948 में श्रीलंका जो है इंडिपेंडेंट हो गया, वो आजाद हो गया। लीडर्स ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी, कौन सी है बच्चे सिन्हाला कम्युनिटी? जो मेजॉरिटी में है श्रीलंका में, जो 74% है, ट्राइड टू डोमिनेट एंड टुक सम मेजॉरिटेरियन मेजर्स। क्या था? क्योंकि ये कम्युनिटी सबसे मेजॉरिटी में थी, इन्होंने अपना रूल बनाना शुरू कर दिया। इन्होंने एक एक्ट पास किया 1956 में, जिसने डिक्लेयर कर दिया कि सिन्हाला एक ऑफिशियल लैंग्वेज है बच्चे। अब सिन्हालास ने अपनी कन्वीनियंस देखी, अपनी लैंग्वेज को क्या कर दिया इन्होंने? ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। तो ये एक ऐसा मेजर था जिसकी वजह से माइनॉरिटीज का इंटरेस्ट क्या हुआ? डिस्टर्ब, क्योंकि माइनॉरिटीज इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करते थे। आप इंडिया में एक पंजाबी को कैसे बोल सकते हैं कि वो हरियाणवी बोले या वो गुजराती बोले? जो उसकी लैंग्वेज है उसकी एक सर्टेन अटैचमेंट है। तो ये आपकी जो माइनॉरिटी है उसके इंटरेस्ट के साथ इन्होंने क्या किया? कॉम्प्रोमाइज किया।
preferential policy favoring Sinhalas for university education and government jobs। ऐसी पॉलिसीज बनाई गई जो सिन्हालास को, जो मेजोरिटी में थे, उन्हीं को सारी प्रेफरेंस देती थी एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब की फील्ड में। स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। अब क्योंकि सिन्हालास का रिलीजन क्या था? बुद्धिज्म, तो इसीलिए ऐसे लॉज बनाए गए स्टेट के जो प्रोटेक्ट करें किसको? बुद्धिज्म को। इस वजह से क्या हुआ? रिलेशंस वर स्ट्रेन्ड। ऑब्वियसली कोई भी दूसरी कम्युनिटी जो उस कंट्री का हिस्सा है, वहां के सिटीजन है, वो इस तरह की जाति क्यों बर्दाश्त करेंगे? तो बाकी कम्युनिटी से सिन्हाला के रिलेशनशिप्स क्या होने लग गए? खराब होने लग गए इस पॉलिसी की वजह से। अब इसका आउटकम क्या हुआ? जितने भी सिन्हालाज ने ऐसे मेजर्स बनाए जहां सारी प्रेफरेंसेस उन्हीं को मिलती थी, सारे बेनिफिट्स उन्हीं को मिलते थे, तो इसका कोई ना कोई नुकसान तो होना ही था, कोई ना कोई पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस कंट्री में होना ही था। तो इससे क्या हुआ? These measures created feeling of inequality among श्रीलंकन तमिल्स। तो सिन्हालास के अगेंस्ट कौन सी कम्युनिटी खड़ी हुई? श्रीलंकन तमिल्स, क्योंकि वो उसी कंट्री को बिलोंग करते थे। उन्हें ऐसा लगने लगा कि हम इनके बराबर नहीं है, जबकि हम दोनों की कंट्री है। ऐसी पॉलिसीज नहीं बनाई जा रही जो हमें इक्वल राइट्स दे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें। तो श्रीलंकन तमिल्स ने क्या करना शुरू कर दिया? स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसी पार्टीज बनाई जो रिवोल्ट करें, जो स्ट्रगल करें, अपनी डिमांड्स को गवर्नमेंट के आगे रखें। और क्या थी इनकी डिमांड श्रीलंकन तमिल्स की? देखते हैं। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज। अब क्योंकि सिन्हालाज ने कहा कि हमारी लैंग्वेज को ऑफिशियल करो, तो तमिल्स ने क्या कहा? आप हमारी लैंग्वेज को ऑफिशियल करो। नेक्स्ट उन्होंने क्या मांगा? रीजनल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है बच्चे? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उन्होंने मांगा कि हमें रीजनल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, हमारे ऊपर कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, हम अपनी मर्जी से आजाद रीजन में रह सकें। थर्ड पॉइंट, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब्स। तो उन्होंने क्या मांगा? जिस तरह सिन्हालास को प्रेफर करती थी पॉलिसीज की गवर्नमेंट जॉब भी उन्हीं को मिले, यूनिवर्सिटी एडमिशन भी उन्हीं को मिले, इन्होंने क्या मांगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तमिल्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज एजुकेशन एंड जॉब्स की मिलनी चाहिए। इसमें से कोई भी डिमांड उनकी नहीं मानी गई। ऑल दीज डिमांड्स वर डिनाइड। अभी भी उनकी गवर्नमेंट पावर शेयरिंग के लिए तैयार नहीं थी। वो मेजॉरिटी सिन्हालास के पास ही सारी पावर रखना चाहती थी। देखिए बच्चे, यहाँ आपको पता चल रहा है कि पावर शेयरिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर इस पावर को ये शुरू में ही शेयर ढंग से करते बिटवीन तमिल्स एंड सिन्हालास, तो ये सारा आउटकम, ये सारा रिवोल्ट नहीं होता। और इतना सब कुछ होने के बाद भी दे आर नॉट रेडी टू शेयर पावर, तो इसके फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और क्या है वो कॉन्सिक्वेंसेस? लेट्स सी। डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट। सिविक्स में स्टेट का मतलब होता है कंट्री। ये सबसे वर्स्ट होता है कंट्री के लिए, बहुत बड़े क्राइसिस होते हैं जब वहां के लोग एक अलग कंट्री बनना चाहें। दे आर सो डिससैटिस्फाइड विद द नेशन। तो सबसे पहले अब क्या बहुत बड़ी बात हो गई कि उन लोगों ने अब क्या शुरू कर दिया मांगना, अब वो उस कंट्री का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते थे। 1980 में several political organizations started demanding separate state, तमिल आलम। अब तमिल्स को लगा कि इस कंट्री में हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, हमें कोई राइट्स नहीं है, तो हम एक अलग कंट्री बनाएंगे तमिल आलम, जहां तमिल लोग ही रहते हैं। डिस्ट्रस्ट डेवलप्ड एंड सिविल वॉर स्टार्टेड। सिविल वॉर का मतलब क्या होता है बच्चे? सिविल वॉर का मतलब होता है जब एक कंट्री में अंदर ही अंदर लड़ाई होने लगे। जिन लोगों ने एवेंजर्स का सिविल वॉर वाला पार्ट देखा होगा, दे मस्ट हैव नोन, वहां पर एवेंजर्स आपस में ही लड़ रहे थे। तो सिविल वॉर का मतलब क्या है? जहां आप किसी बाहरी ताकत से नहीं लड़ रहे, एक कंट्री के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर ही लड़ाई हो रही है, दैट इज सिविल वॉर। तो डिस्ट्रेस डेवलप हुआ तमिल और सिन्हालास के बीच और सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। जब भी सिविल वॉर होती है बच्चे, दंगे फसाद होते हैं, तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल गेट किल्ड। बहुत सारे लोग बेघर हो जाते हैं, कंट्री छोड़कर चले जाते हैं और बहुत ज्यादा नुकसान होता है। Many families were forced to leave the country as refugees.
many more lost their livelihood. बहुत सारी फैमिलीज जो है वो कंट्री छोड़कर चले गए, बहुत सारे लोगों का लाइवलीहुड चला गया, जिससे वो पैसा कमाते थे तो वो कंट्री छोड़कर चले गए। और जो एक्सीलेंट रिकॉर्ड था श्रीलंका का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, क्योंकि श्रीलंका की इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा अच्छी थी उस टाइम पर, वो कंप्लीटली डिस्टर्ब हो गया। उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहां एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज को एक टेरिबल सेटबैक मिला। तो अगर किसी कंट्री में सही तरह से पावर शेयरिंग नहीं होती कम्युनिटीज के बीच, तो क्या हो सकता है आउटकम आप यहाँ देख सकते हैं। बहुत ज्यादा क्राइसिस से गुजरना पड़ सकता है, बहुत रिवोल्ट हो सकता है, सिविल वॉर हो सकती है, बहुत ब्लड शेड होता है। कंट्री का इकोनॉमिकल, उसका सोशल, उसकी डेवलपमेंट, सबका क्या होता है, लॉस होता है। सो ये अप्रोच जो थी श्रीलंका ने फॉलो की पावर शेयरिंग की, जो हमारे पर्सपेक्टिव से और आपके पर्सपेक्टिव से कंप्लीटली फेल है, क्योंकि वो कंट्री की यूनिटी को क्या कर रही है, हैम्पर कर रही है, लोगों को साथ में नहीं रख पा रही।